नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं राकेश कुमावत, कर्मा ई स्टडी ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक गंभीर वैश्विक मुद्दे, इजराइल फिलिस्तीन विवाद। हाल ही हमास नामक मुस्लिम आतंकी संगठन ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को लगभग 20 मिनट के अंतराल में ही 5000 रॉकेट दाग दिए, जिससे लगभग 1300 इजरायली नागरिकों की मृत्यु हो गई, हजारों लोग घायल हो गए। साथ ही जो हमास के लड़ाके थे, उन्होंने सीमा रेखा पार करके लगभग 155 इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया। ऐसी स्थिति में एक गंभीर वैश्विक संकट उत्पन्न हो गया है। हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस संपूर्ण संघर्ष के क्या कारण हैं, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक घटनाक्रम रहे हैं, विवाद की प्रमुख वजह क्या है, उन सभी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन इन सभी की जानकारी होने के लिए हमें जो इजराइल फिलिस्तीन की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर वर्तमान समय की बात करें तो वैश्विक मानचित्र में आपको इजराइल कहीं भी दिखाई आपको फिलिस्तीन कहीं भी दिखाई नहीं देगा। वर्तमान में इजराइल ही देश के रूप में स्थापित है। फिलिस्तीन वर्तमान में विश्व के मानचित्र पर आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बारे में संपूर्ण घटनाक्रम हम आगे पढ़ेंगे। तो इस संपूर्ण घटनाक्रम को जानने के लिए इजराइल की भौगोलिक स्थिति क्या है उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो ये विश्व का मानचित्र है, इसमें इजराइल की ये अवस्थिति है। इजराइल के पश्चिम में भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। दक्षिण में जो मिस्र है, मिस्र से लगता हुआ क्या है, रेड सी है, लाल सागर है। जो इजराइल है उसके चारों तरफ अरब कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज हैं? अरब कंट्रीज हैं, जो क्या है, मॉडर्न कंट्रीज हैं। इसके बाद में इजराइल का सेपरेट मैप है, जो आपको इजराइल के बारे में समझने में सहायता करेगा। ये लेबनान की स्थिति है। लेबनान के ऊपर क्या है, तुर्की नामक देश है। ये सीरिया, ये इलाका किसका है, सीरिया नामक देश का है। ये जॉर्डन देश है। यहाँ पर आपके सऊदी अरब है। ये मिस्र है। और ये हल्की सी पट्टी जो निकल रही है, किसको टच करते हुए, भूमध्य सागर और मिस्र को टच करते हुए जो पट्टी निकल रही है, इसको गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। जिस हम आतंकी संगठन हमास की बात कर रहे हैं, जो हमास नामक आतंकी संगठन है, वो इसी गाजा पट्टी पर क्या है, सक्रिय है। आगे हम चर्चा करेंगे वेस्ट बैंक के बारे में। इसे वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं? यहाँ से जॉर्डन नामक नदी निकलती है, उसका पश्चिमी हिस्सा है, इसलिए इसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। ये गोलन हाइट्स हैं, ये भी आपके आगे चर्चा में आएगा। ये सीरिया का हिस्सा था, इस पर वर्तमान में इजराइल का अधिकार है। ये हल्का सा मैप आपको ध्यान में रहना आवश्यक है। इसके बाद में थोड़ा ऐतिहासिक पहलू में चलते हैं। 1947 में आपको दिख रहा होगा फिलिस्तीन नामक देश था, यहाँ इजराइल का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये फिलिस्तीन नामक देश था और यहाँ पर कुछ कुछ बस्तियां किसकी थी, यहूदी धर्म के लोगों की बस्तियां थी। जो व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, ये यहूदी धर्म के लोग यहाँ पर बसे हुए थे। ये यहूदी धर्म के लोगों की बस्तियां थी। बाकी पूरा अरबी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, जो कहाँ के थे, फिलिस्तीनी थे। इनमें धीरे धीरे विवाद होने लग गया, तो यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में गया। संयुक्त राष्ट्र ने एक अलग मैप प्रस्तुत करा। जो व्हाइट कलर का था वो तो क्या बन जाए, इजराइल बन जाए। जो ग्रीन कलर में है वह फिलिस्तीन देश के रूप में स्थापित हो जाए। लेकिन ये फिलिस्तीनियों को स्वीकार्य नहीं हुआ। ऐसे में फिलिस्तीन ने अपनी ये इजराइल नामक नया देश बनाने की यूनाइटेड नेशन की जो संकल्प था उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन इसे इजराइल स्वीकार कर लेता है और इजराइल एक देश के रूप में वैश्विक पटल पर आ जाता है। ये फिलिस्तीन इसे स्वीकार नहीं करता है, युद्ध होता है। ऐसे में फिलिस्तीन का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या है, ये संपूर्ण जो व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो तो क्या है, इजराइल है। और जो आपको ग्रीन स्पॉट दिख रहे हैं, वर्तमान में फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र हैं।
फिलिस्तीन देश के रूप में नहीं है, यहाँ पर फिलिस्तीनी जो मूल के लोग हैं वो यहाँ पर बसे हुए हैं। ये था भौगोलिक संदर्भ फिलिस्तीन का। इसके बाद में जो संघर्ष है, इसके क्या पक्ष रहे हैं, किस कारण से इस क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति आ रही है, तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष की क्या पृष्ठभूमि है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस संघर्ष की शुरुआत होती है 1897 में, मतलब 19वीं सदी के अंत में शुरुआत होती है। जो हमने नक्शा देखा था अभी, उसमें यहूदी लोगों की शुरुआती नक्शा था, उसमें यहूदी लोगों की संख्या बहुत कम थी। फिलिस्तीनी लोग थे, अरबी लोग थे, उनकी संख्या क्या थी, ज्यादा थी। जो फिलिस्तीनी लोग थे उन्होंने क्या करा, यहूदी धर्म के जो लोग थे उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ऐसे में ये लोग अपने बचाव के लिए एक संगठन बनाते हैं और एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। संगठन का नाम था जायोनी संगठन और आंदोलन था जायोनी आंदोलन। साथ ही इस धर्म के लोगों ने अपने आप को एकजुट करने के लिए विश्व में भी एक वैश्विक संगठन भी बनाया, जिसे विश्व जायोनी संगठन के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे यह संगठन यहूदी धर्म के जो लोग हैं उनके हितों के लिए कार्य करने लग गया। साथ में वैश्विक समुदाय में भी, विश्व संदर्भ में भी यहूदी धर्म के लिए एक अलग देश, यहूदी धर्म के लिए एक अलग देश की मांग भी करने लग गया। ऐसे में विश्व में राजनीतियों का दौर चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का समय था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 से लेके समाप्त होता है 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर बेलफोर ने 2 नवंबर 1917 को एक पत्र यहूदी धर्म के जो प्रमुख व्यक्ति थे लियोन वाल्टर थे, उनको एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने यहूदी लोगों के लिए, यहूदी धर्म के लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक नया देश बनाने की प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह प्रतिक्रिया ही बेलफोर घोषणा के नाम से जानी जाती है। तो बेलफोर घोषणा क्या थी? बेलफोर घोषणा यहूदी धर्म के जो लोग हैं उनके लिए एक होमलैंड, उनके लिए एक अलग से देश की स्थापना की घोषणा थी, जो किसके द्वारा की गई थी? तत्कालीन विदेश सचिव के ब्रिटेन के आर्थर बेलफोर द्वारा की गई थी। इसी से ही एक नए देश इजराइल की स्थापना की आधारशिला रखी जाती है। उसके बाद में क्या घटनाक्रम होता है? प्रथम विश्व युद्ध की क्या होती है? समाप्ति कब होती है? 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की होती है, समाप्ति हो जाती है। तुर्की और ये आसपास के क्षेत्र थे, वहां ओटोमन साम्राज्य का आधिपत्य था। तो तुर्की की भी इस युद्ध में हार होती है, तो ओटोमन साम्राज्य क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में एक वैश्विक संस्था की स्थापना की गई थी शांति बहाल के लिए, उसका नाम था राष्ट्र संघ। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद में तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है, और जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। राष्ट्र संघ ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन के क्षेत्र पर शासन करने का क्या दे दिया था? अधिकार दे दिया था। ऐसी स्थिति में 1923 से लेके 1948 तक जो फिलिस्तीन का इलाका था वो किसके कंट्रोल में रहता है? ब्रिटेन सरकार के कंट्रोल में रहता है। ब्रिटेन सरकार की जो भावनाएं हैं वो यहूदी धर्म के लोगों से जुड़ी हुई थी। तो ब्रिटिश सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान यहूदी लोगों को इजराइल, जो अपना फिलिस्तीनी का इलाका है, उसमें खूब संख्या में आवासन की मंजूरी दी, उनको बसने के लिए सुविधाएं प्रदान करी, उनको अनुमति प्रदान करी। जिससे क्या हो गया, यहाँ पर यहूदी धर्म के आप्रवासन मतलब दूसरे देश से यहूदी धर्म के लोग आकर यहाँ पर क्या होने लगे? बसने लगे। उनकी संख्या में क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। साथ में ही जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी है हारे हुए देशों में था। हारे हुए देश थे जर्मनी से के साथ एक वर्साया नाम की संधि की जाती है, जो काफी अपमानजनक थी। वर्साया नाम की जाती है, एक संधि की जाती है जो क्या थी? काफी अपमानजनक थी। इस संधि की प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पर नाजीवादी विचारधारा की उत्पत्ति होती है। उसका नेतृत्व करता है हिटलर। कौन करता है? हिटलर करता है।
नाजीवादी विचारधारा की उत्पत्ति होती है और हिटलर इस विचारधारा क्या करता है, नेतृत्व करता है। एक निरंकुश शासक था हिटलर, और हिटलर की यहूदी धर्म के लोग थे, यहूदी धर्म के लोग थे, उनसे हिटलर को काफी नफरत थी। उसने काफी संख्या में यहूदी धर्म के जो लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनका नरसंहार किया। उसने बड़ी बड़ी ट्रेनों में इन लोगों को भरकर गैस चेंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो चेंबर थे, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गैस के चेंबर थे, उनमें बंद कर दिया। जो लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ऐसे गैस चेंबर में ऐसे विभिन्न प्रकार के गलत तरीकों से किन लोगों की हत्या कराई इसने, यहूदी जो लोग हैं उनकी क्या करा दी, हत्या करवा दी। ऐसे में जो जर्मनी और उसके आसपास जो लोग थे, वो यहूदी धर्म के लोग थे, उन्होंने कहा आप्रवासन में रुचि दिखाई, फिलिस्तीन का जो क्षेत्र था वहां रुचि दिखाई, जिससे यहूदी लोगों की संख्या तेज गति से बढ़ गई। कहां पर है, फिलिस्तीन में बढ़ गई। एक बात बताओ, अगर किसी देश में गैर धर्म के लोग, गैर जगह के लोगों की संख्या बढ़ती है, बोलबाला बढ़ता है, तो वहां के जो मूल लोग हैं, लोकल व्यक्ति हैं, उनके भावनाएं आहत होंगी। ऐसे में जो अरब लोग थे, अरब कंट्रीज थी, उनमें भी राष्ट्रवाद मुखर हो जाता है, उनमें एकता की भावना उत्पन्न होती है, और वे इस सब का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जब जो फिलिस्तीन लोग थे, फिलिस्तीन के जो व्यक्ति थे, वो विद्रोह करते हैं, उससे अरब विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लेकिन ब्रिटेन की सरकार थी, उन्होंने उनके विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया। साथ ही धीरे धीरे ब्रिटेन ने यहूदी लोग धर्म के जो लोगों का आप्रवासन बढ़ रहा था, उसको भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, यहूदी धर्म के लोगों की संख्या वहां पर बढ़ चुकी थी, और फिर भी चोरी से भी सीमा पार करके लोग आ रहे थे। जब प्राचीन फिलिस्तीन की बात करते हैं, तो अरब मूल के व्यक्ति वहां पर 90% से क्या थे, अधिक थे। यही 1923 से लेके 1948 तक ब्रिटेन सरकार का क्या रहा, आधिपत्य रहा फिलिस्तीन पर। ऐसी स्थिति में वहां की जनसंख्या की है, डेमोग्राफी है, वह पूरी तरह बदल जाती है। लगभग 33% जनसंख्या किसकी होती है, यहूदी धर्म के लोगों की हो जाती है, जबकि उनके पास भूमि का टुकड़ा मात्र 6% ही था। साथ ही शेष जनसंख्या जो फिलिस्तीन लोग हैं उनकी थी, जो 67%, 67% के आसपास थी, और उनके पास भूमि के रूप में 94% क्या थी, भूमि थी। यह स्थिति 1947 में पूरी तरह बदल जाती है। जहां यहूदी धर्म के लोग मात्र 7-8% के आसपास थे, वो बढ़कर कितने हो गए, 33% हो गए। अरब मूल की आबादी जो कितनी थी, 90% थी, वो कितनी परसेंट में कम हो गई, लगभग 67% पर ही पहुंच गई। ऐसी स्थिति में जो फिलिस्तीन है, वहां की जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरह बदल जाती है, धार्मिक स्थिति भी पूरी तरह बदल जाती है। विभिन्न प्रकार के विवाद, धार्मिक विवाद यहाँ शुरू हो जाते हैं। जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में ब्रिटेन सरकार, जिसका एक ही काम था, फूट डालो और राज करो, उसे लगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार ने एक शिगुफा तो छेड़ दिया कि बाल्थेर ने घोषणा कर दी इजराइल देश की स्थापना होगी। लोगों के मन में ये विचार डाल दिया, और फिर खुद क्या हो गए, दूर हो गए कि ये विवाद बढ़ता जा रहा है, हमारे बस की बात नहीं है। ब्रिटेन ने ये ठीक रहा, किस पे डाल दिया, यूनाइटेड नेशन पे डाल दिया, संयुक्त राष्ट्र पर डाल दिया। तो 1947 में ब्रिटेन सरकार द्वारा जो फिलिस्तीन इजराइल के जो लोगों का विवाद था, वो किस फिलिस्तीनी लोगों को और यहूदी धर्म के जो लोग थे उनका विवाद था, वो किस पर डाल दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भेज दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संकल्प 181 के तहत एक निर्णय किया गया, उसमें फिलिस्तीन के जो अरब लोग हैं उनके लिए अलग देश, और जो यहूदी धर्म के लोग हैं उनके लिए अलग देश की स्थापना क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। इसके तहत यहूदियों के लिए इजराइल देश की स्थापना होनी थी, और शेष जो भूमि है वो किसके लिए रह जाएगी, फिलिस्तीन के लिए रह जाएगी। यह घोषणा इस संकल्प में
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई, लेकिन जो इजराइल है उसके लिए 56%, 56% जो फिलिस्तीन की भूमि है वह किसको आवंटित की गई? इजराइल को की गई। जो क्या है, फिलिस्तीन के जो मूल निवासी हैं उनके लिए नाग बहुत ज्यादा थी, उन्होंने उसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। हालांकि ये जब इसकी वोटिंग संयुक्त राष्ट्र संघ में होती है तो भारत इसके विपक्ष में मतदान करता है। भारत नहीं चाहता था कि जो फिलिस्तीन है उसके दो टुकड़े हों, ठीक है। साथ तो भारत ने इस समय अरबों के पक्ष में मत दिया था। नेहरू जी उस टाइम में क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू जी ने उस समय अरबों के पक्ष में क्या दिया था? मत दिया था। हालांकि इस मत के बारे में कई प्रकार की आलोचनाएं भी होती हैं कि उस समय मुस्लिम वोटों को साधने के लिए नेहरू जी ने उक्त मतदान किया था। खैर जो भी था, उस समय के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उसका दूसरा पक्ष ये भी है, उस समय भारत और पाकिस्तान का भी क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। और जम्मू कश्मीर एक क्या था? विवादित क्षेत्र था। तो भारत नहीं चाहता था कि यूनाइटेड नेशन कभी ऐसा संकल्प पारित कर दे कि इतना हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का और इतना हिस्सा भारत का। तो ऐसी स्थिति में भी इस विभाजन का नेहरू जी ने विरोध किया था। तो 1947 में हमने पहले भी इस नक्शे की बात करी थी। ये जो व्हाइट स्पॉट है ये क्या है? यहूदी बस्ती थी। यह पूरा देश फिलिस्तीन देश के नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड नेशन के पास प्रस्ताव गया। यूनाइटेड नेशन ने एक नया नक्शा प्रस्तुत किया। नए नक्शे में जो ग्रीन कलर का है वह सारा क्या था? फिलिस्तीन के रूप में जाना जाए। और व्हाइट कलर का है इस नक्शे में, यह सब किसके रूप में जाना जाए? इजराइल के रूप में जाना जाए। ये तो आपको बताया था मैंने, ये तो गाजा पट्टी के रूप में जाना जाता है। गाजा पट्टी के रूप में जाना जाता है। ये आपका वेस्ट बैंक कौन सा इलाका है? वेस्ट बैंक का, वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक वाला इलाका है। और इसके आसपास क्षेत्र है जो क्या है? इजराइल के रूप में जाना जाए। लेकिन फिलिस्तीनियों अरबियों ने इस योजना को कर दिया, अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें 56% हिस्सा किस देश को दिया गया था? इजराइल देश को दिया गया था, यहूदियों को दिया गया था। ठीक है। तो यहूदियों के लिए तो एक नए देश की स्थापना हो रही थी, उनके लिए तो खुशी का अवसर था। अब तक यहूदियों के लिए कोई देश ही विश्व में, यहूदी धर्म के लिए कोई देश विश्व में नहीं था। तो यहूदी धर्म के लोगों के लिए तो खुशी की बात थी। ऐसे में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। साथ ही 14 मई 1948 को ब्रिटिश सरकार ने शासन अपना समाप्त कर दिया। कहां पे? फिलिस्तीन से। और 15 मई 1948 को 15 मई 1948 को 15 मई 1948 को डेविड बेन गुरेन उस समय यहूदी धर्म के लोग हैं, उनके क्या थे? प्रमुख नेता थे। उन्होंने 15 मई 1948 को इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषणा कर दी कि 15 मई 1948 से इजराइल आजाद देश है। साथ ही विश्व, इनकी घोषणा के साथ ही विश्व के इजराइल के कई हिमायती देश थे, उन्होंने तुरंत ही इजराइल को देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। ऐसे में विश्व मानचित्र में एक नए देश की उत्पत्ति होती है। इस प्रस्ताव को फिलिस्तीन ने अस्वीकार कर दिया था। फिलिस्तीन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, जबकि इजराइल ने इसे स्वीकार कर लिया था। इजराइल जैसे ही देश बन जाता है, ये फिलिस्तीनियों के लिए असहनीय थी। और ऐसे में फिलिस्तीन के आसपास जो अरब देश थे उन्होंने इजराइल पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। फिलिस्तीन नामक देश था, उसका नामो निशान विश्व के मानचित्र से क्या हो गया? समाप्त हो गया। 15 मई 1948 को इजराइल ने राष्ट्र के रूप में घोषणा कर दी। जब विवाद हुआ तो विवाद के समय जो संघर्ष हुआ इजराइल और अन्य अरबी देशों के बीच में, तो इजराइल ने लगभग 78% जो फिलिस्तीन का हिस्सा था उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। शेष 22% ही किसके पास रह गया? फिलिस्तीन के पास रह गया, जिसमें एक तो वेस्ट बैंक वाला इलाका और गाजा पट्टी, ये ही किसके पास रह गया? वर्तमान में जो फिलिस्तीन का नेतृत्व कर रहा है क्षेत्र उसके पास रह गया है। लगभग इजराइल के 78% हिस्से पर, फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर किसका अधिकार हो गया? इजराइल का अधिकार हो गया। आपको ये तो पता है कि जो इजराइल है चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? शत्रु देशों से
घिरा हुआ है। शत्रु देश कैसे, जो इजराइल है उसके, इजराइल किस देश की जगह बनाया है, फिलिस्तीन देश की जगह इजराइल की स्थापना हुई है। और फिलिस्तीन क्या था, अरबी मूल के मुस्लिम मूल के लोग थे, वो ही चारों तरफ किसके घिरे हुए हैं, इजराइल के चारों तरफ घिरे हुए हैं। तो ऐसे में उनकी सहायता के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना को देखते हुए वो सभी किसके विरोधी हैं, इजराइल के विरोधी हैं। लेकिन इजराइल तकनीकी, सैन्य, आर्थिक और बौद्धिक दृष्टि से अत्यंत सक्षम है। इजराइल को साथ ही अमेरिका का संरक्षण प्राप्त है। अमेरिका का संरक्षण प्राप्त होने का एक कारण भी है, यहूदी धर्म के जितने लोग, लगभग वर्तमान में अगर देखी जाए तो यहूदी धर्म के लोग लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ही है। पूरे विश्व में कितने हैं, 1.5 करोड़ के आसपास हैं। इसमें 56 लाख के आसपास तो कहाँ रहते हैं, इजराइल में रहते हैं। और 65 लाख के आसपास कहाँ रहते हैं, यूएसए में। तो इजराइल से भी ज्यादा कहाँ रहते हैं, यूएसए में रहते हैं। तो ऐसे में वोटिंग की राजनीति होती है। अमेरिका को क्या है, यहूदी धर्म के लोगों के जो व्यक्ति हैं उनके वोट चाहिए। वोट्स के लिए भी वो किसका समर्थन करते हैं, इजराइल का समर्थन करते हैं। साथ ही बौद्धिक दृष्टि से इजराइल के लोग काफी सक्षम हैं, इनके पास अच्छी अच्छी टेक्निक है। साथ ही ये लोग कहाँ रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, जिससे यूएसए की जो बौद्धिक क्षमता है, तकनीकी है, उसमें काफी सुधार हो रहा है। इन लोगों की किसको अति आवश्यकता है, यूएसए को भी इनकी अति आवश्यकता है, जिससे वह हमेशा किसके साथ रहता है, इजराइल के साथ खड़ा रहता है। जो अरब इजराइल संघर्ष, ये फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष है, उसके बारे में गांधी जी ने एक वक्तव्य प्रस्तुत करा है, उसके बारे में जानते हैं। गांधी जी ने कहा था कि इंग्लैंड जैसे अंग्रेजों का है, फ्रांस जैसे किसका है, फ्रेंच लोगों का है, उसी तरह जो फिलिस्तीन है वो किन लोगों का है, अरब लोगों का है। ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने यहूदियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए उन्होंने कहा कि यहूदी धर्म के जो लोग हैं उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। उनकी सहानुभूति क्या लिखा है कि हिंदुओं में हरिजनों के साथ जो अछूत जैसा व्यवहार होता है, उसी तरह यहूदी धर्म के लोग हैं उनके साथ ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अछूत तरीके से क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, जिनके साथ भेदभाव का अत्याचार क्या हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहूदी धर्म के लोग हैं उनको अरब लोगों पर थोप दिया जाए, जो अरब कंट्रीज के लोग हैं उन पर उसको थोप दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे जो यहूदी धर्म के लोग हैं उन्हें जबरदस्ती अरब लोगों पर नहीं थोपना चाहिए। ये किसने वक्तव्य दिया था, गांधी जी ने दिया था। तो 1915 मैंने पढ़ा था, 15 मई 1948 को इजराइल ने स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित अपने आप को कर लिया। यह किसको मंजूर नहीं हुआ, ये फिलिस्तीनियों को मंजूर नहीं हुआ, अरब देशों को मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने जैसे ही घोषणा करी, किस पे हमला कर दिया, इजराइल पे हमला कर दिया। कौन कौन से देश हमला करते हैं, मिस्र करता है, इराक करता है, सीरिया करता है और जॉर्डन करता है। इन चारों देशों ने मिलकर फिलिस्तीन का साथ दिया और किस पर हमला कर दिया, इजराइल पर हमला कर दिया। हमले के दौरान जो यरूशलेम था ये उस समय किसके पास था, यरूशलेम उस समय फिलिस्तीन बस्तियां थी वही बसी हुई थी, फिलिस्तीन के ही पास था। तो इजराइल ने क्या करा, इस विवाद संघर्ष के समय पश्चिमी भाग यरूशलेम का जो पवित्र स्थल है, यरूशलेम पर उस पवित्र स्थान है उस पर क्या कर लिया, पश्चिमी भाग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और यरूशलेम के ही पूर्वी भाग पर जॉर्डन ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसके बाद में जो इजराइल है वह विस्तारवादी नीति अपनाता है, अपने एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाता है, अपने क्षेत्र का लगातार विस्तार करने की चेष्टा रखता है। इस संघर्ष के दौरान जो फिलिस्तीन लोग थे उनका शरणार्थी संकट गहरा गया, उन्हें अपने मूल स्थान से इजरायली सैनिकों द्वारा खदेड़ दिया गया, उन्हें रहने की स्थान नहीं मिले। ठीक है, तो ये एक शरणार्थी संकट विश्व के संदर्भ में उपस्थित हो गया। अपने मूल के लोगों की रक्षा करने के लिए उन्हें उचित सुविधा मिले और इजराइल से संघर्ष कर सकें, इसके लिए एक नए संगठन की स्थापना होती है, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है, 1964 में होती है। इसे
फिलिस्तीन के लोगों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में लगभग 100 या उससे अधिक देशों ने क्या कर दिया है, स्वीकार कर लिया है। मतलब जो फिलिस्तीन तो अब देश नहीं है, लेकिन जो पीएलओ है उसे फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक एजेंसी के रूप में स्वीकार करा है। ये यासिर अराफात हैं, ये फिलिस्तीन जो मुक्ति संगठन है उसके क्या रहे हुए हैं, अध्यक्ष रहे हुए हैं। फिलिस्तीनी क्या थे, नेता थे। वर्तमान में जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के रूप में मान लो, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के रूप में या प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में मानो तो कौन है, महमूद अब्बास। कौन है, ये महमूद अब्बास हैं, जो फिलिस्तीन की जो भी गतिविधियां हैं वैश्विक संदर्भ में इन्हें ही उसके लिए मुख्य रूप से माना जाता है। उद्देश्य इस फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की गठन का उद्देश्य क्या था, फिलिस्तीन के लोगों का पुनर्वास करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, शरणार्थी के रूप में रह रहे तो उन्हें खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, और इजराइल के विरुद्ध क्या करना, कार्य करना, और फिलिस्तीन लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। ये सभी से क्या थे, उद्देश्य थे। भारत ने 1947 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन है उसे क्या कर दी थी, मान्यता प्रदान कर दी थी। साथ ही इसे देश के रूप में भी भारत ने फिलिस्तीन लिबरेशन पीएलओ को, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 1988 में एक देश के रूप में भी भारत ने क्या दी थी, मान्यता प्रदान की थी। भारत पहला गैर अरब देश था जिसने पीएलओ को क्या दी थी, मान्यता दी थी। तो आपसे पूछे पहला गैर अरब देश कौन था, मतलब अरब कंट्रीज के अलावा दूसरा ऐसा देश कौन सा था जिसने पीएलओ को मान्यता दी थी, कौन था, भारत था। 5 जून 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच में विवाद वापस गहरा गया। वापस इजराइल पर 3 अरब देश मिलकर सीरिया, जॉर्डन और मिस्र मिलकर क्या करते हैं, हमला करते हैं। हमले के दौरान वापस मैंने बताया था इजराइल एक बहुत ही चालाक, तेज, साथ ही बौद्धिक, सैन्य, आर्थिक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से क्या था, सुसंपन्न था। जैसे ही इन 3 देशों ने हमला करा, इजराइल इसी आस में था और इजराइल ने इन्हें तीनों को संयुक्त रूप से क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और सीरिया का जो हमने अभी देखा था मैप में, गोलन हाइट्स का इलाका था, उस पर अधिकार कर लिया किसने, इजराइल ने अधिकार कर लिया सीरिया के गोलन हाइट्स नामक क्षेत्र पर। साथ ही जॉर्डन के वेस्ट बैंक, जॉर्डन का जो इलाका था वेस्ट बैंक, उस पर अधिकार कर लिया। और जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम पर पहले 1948 में अधिकार कर लिया था, वह भी वापस छीन लिया किसने, इजराइल ने। साथ ही मिस्र नामक देश ने से गाजा पट्टी छीन ली और सिनाई प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया, इन सब पर अधिकार इजराइल ने कर लिया। इजराइल ने, बताया था मैंने आपको, इजराइल ने इसके बाद विस्तारवादी नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई थी, विस्तारवादी नीति अपनाई थी। मिस्र, ये हिस्सा तो पहले से इजराइल का था, फिलिस्तीन का था, तो इजराइल के पास चला गया। इससे मिस्र को दुख नहीं था। लेकिन सिनाई प्रायद्वीप जो किसका हिस्सा था, मौलिक रूप से मिस्र का हिस्सा था, उस पर भी इजराइल का अधिकार हो गया था। ऐसे में मिस्र की स्थिति क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। मिस्र को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा, किससे, इजराइल से। जैसे ही संधि करने के लिए मजबूर होता है मिस्र को यह इस बात के लिए बाध्य करा जाता है कि पहले इजराइल को किसके रूप में मान्यता दे, इजराइल को देश के रूप में मान्यता दे। तो इजराइल को देश के रूप में मान्यता देता है कौन, मिस्र देता है। तब जाकर सिनाई प्रायद्वीप वापस इजराइल मिस्र को देता है। तो आपसे पूछे पहला अरब कंट्रीज कौन सी थी जिसने इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी थी, कौन था, मिस्र था। मिस्र ने 1982 को जब सिनाई प्रायद्वीप इजराइल ने वापस लौटा दिया तो एक देश के रूप में इजराइल को मान्यता दी थी। तो पहला अरब देश बना था जिसने इसको मान्यता दी थी, इजराइल को मान्यता दी थी। इसी बीच ऑपरेशन थंडरबोल्ट या ऑपरेशन एंथबे, इसी दौरान एक गंभीर घटना घटती है। एयर फ्रांस का एक विमान था, उसमें 90% यात्री किसके थे, इजराइल के थे। जो इजराइल से कहां जा रहा था, फ्रांस की तरफ जा रहा था। एथेंस रुका था पेट्रोल के लिए। उसी समय
उसे चार लड़ाकू द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। चार लड़ाकों में दो तो जर्मन के थे, कहां के थे, दो लड़ाके तो कहां के थे, जर्मन के थे, और दो क्या थे, फिलिस्तीनी थे। क्या थे, फिलिस्तीनी थे। इन्होंने विमान को क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। कब की बात है, 27 जून 1976 की बात है। एयर फ्रांस का विमान था, एथेंस नामक स्थान पर क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया गया। 90% यात्री कहां के थे, इजराइल के थे, और उन्होंने इजराइल से मांग करी, हाईजैक करने वाले आतंकवादियों ने मांग करी कि जो हमारे फिलिस्तीन के जो आपके पास बंदी हैं उनको छोड़ोगे तब ही आपके जो इजरायली नागरिक हैं उनको छोड़ा जाएगा। इन्होंने एथेंस से उस प्लेन को कहां लेकर आ गए, युगांडा लेकर आ गए, लगभग 4000 किलोमीटर दूर। एथेंस से लगभग 4000 किलोमीटर दूर कहां गए, युगांडा नामक स्थान पर आ गए। युगांडा में इस समय इदी अमीन नामक तानाशाह का शासन था। इदी अमीन नामक तानाशाह का शासन था, कहां पर, युगांडा में। युगांडा में इदी अमीन नामक ये तानाशाह थे, इनका शासन था। इन्होंने इनसे इन आतंकवादियों ने बात करी कि ऐसे हमने इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाया है, एक विमान को क्या करा है, हाईजैक करा है। तो इनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि आपको मैं अनुमति देता हूं कि आप मेरे एयरपोर्ट एंटबे एयरपोर्ट पर उनको ले आओ, मैं आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो ये आतंकवादी इन्हें सभी नागरिकों को कहां लेके जाते हैं, एंटबे एयरपोर्ट पर ले जाते हैं। 90% इजरायली यात्रियों को तो बंधक के रूप में रख लेते हैं, और बाकी जो यात्री थे, जो गैर इजरायली थे, उनको लगभग को छोड़ दिया जाता है। ऐसे में इजराइल की प्रतिष्ठा के लिए एक प्रश्न चिन्ह था, इजराइल के नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। लेकिन विश्व की अगर बात करें कि सबसे प्रभावकारी इंटेलिजेंस एजेंसी कौन से देश की है, तो इजराइल की है, उसका नाम है मोसाद। क्या नाम है, मोसाद। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात कर, इसकी पाकिस्तान की बात करते तो क्या है, आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। तो मोसाद नामक जो इंटेलिजेंस सर्विस थी, उसने एक प्लान तैयार किया कि कैसे भी हम क्या करें, हमारे जो नागरिक हैं उनको वापस गिरफ्तारी से छुड़ा के लेके आए। तो ऐसे में इजराइल को पता चला कि जो भाई साहब हमारे इदी अमीन, ये क्या है, एक तो नरभक्षी हैं। नरभक्षी का मतलब समझते हो क्या, ये मानव का मांस का क्या करते थे, भक्षण करते थे। कौन, इदी अमीन, ठीक है। एक तो क्या थे, नरभक्षी थे, साथ में इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की क्या थी, लालसा थी कि मुझे क्या मिल जाए, नोबेल पुरस्कार मिल जाए। तो इजराइल के डिप्लोमेटिक थे, उन्होंने इनसे बात करी कि आपको नोबेल प्राइज की आवश्यकता है तो हम आपको अगला नोबेल प्राइज आपको ही दिलवाएंगे। ये इनको बताया गया इदी अमीन को। लेकिन इदी अमीन ने बाद में मना कर दिया, उन्हें लगा क्या पता मिले न मिले, ये बंधक बनाए रखे हैं वो और चले जाएंगे, आतंकवादियों को अपने हाँ कर दिया तो अपनी बात वापस नहीं लेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। अब इनकी एक ही मांग रह गई कि हमारे आतंकवादियों को छोड़ोगे तब ही आपको क्या देंगे, हम आपके नागरिकों को रिहा करेंगे। ऐसे में मोसाद द्वारा एक प्लान रचा गया। उस प्लान के तहत लगभग 200 जवानों को कहां भेजा जाता है, एंटबे एयरपोर्ट पर भेजा जाता है। इसी बीच पता चला कि जो इदी अमीन है 4 जुलाई को देश छोड़कर कहीं बाहर विजिट पर जा रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाया और मोसाद के लगभग ट्रेंड 200 जवान सीधा कहां अटैक करते हैं, एंतबे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, और वहां पे युगांडा के सैनिकों से डायरेक्ट झड़प होती है, युगांडा के सैनिकों को खत्म कर देते हैं। और जहां इनके नागरिकों को बंधक बना रखा था वहां ये जवान पहुंच जाते हैं, और वहां से अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित कहां पहुंचा देते हैं, इजराइल पहुंचा देते हैं।
और कोई कैजुअलिटी नहीं होती है, एक व्यक्ति कोई हताहत नहीं होता है। एक व्यक्ति जो हताहत होता है उसका नाम है जोनाथन नेतन्याहू। जोनाथन नेतन्याहू इस पूरे मिशन में केवल एक व्यक्ति मारा जाता है और सभी सैनिक और नागरिक सकुशल अपने देश में पहुंच जाते हैं। इससे जो इजराइल है उसकी प्रतिष्ठा और सैन्य क्षमता की पूरे विश्व में बढ़ाई होती है। एक व्यक्ति हताहत होता है, उसका नाम था जोनाथन नेतन्याहू। इसे वहां पर उस इजराइल देश में काफी पवित्र रूप में पूजा जाता है। इन्हीं के भाई थे बेंजामिन नेतन्याहू। जोनाथन नेतन्याहू के भाई हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कहां के, आपके इजराइल के प्रमुख व्यक्ति कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी के वर्तमान में प्रमुख हैं। ये ही यहाँ के प्रमुख शासन संचालक हैं, जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। यहाँ पर आपको इजराइल में कभी भी कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं रहती है। लगभग 2009 से लगातार भाई साहब इजराइल को संभाल रखे हैं। वर्तमान समय में इनकी तक प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आई थी, समाज में इनके खिलाफ आलोचनाएं बढ़ रही थी, तो ये भी एक कारण था हमास के हमले का। उन्हें लगा था कि जो इजरायली समाज है वह क्या है, वर्तमान में बटा हुआ है, इसका फायदा भी हमास उठाना चाह रहा था। हमास नामक आतंकी संगठन का गठन कैसे हुआ? तो हमास का गठन कब होता है? 1987 में होता है। ये इस्माइल हानिया है जो वर्तमान में हमास के क्या हैं, प्रमुख हैं। हमास के प्रमुख कौन है? इस्माइल हानिया है। हमास की स्थापना क्यों होती है? जब फिलिस्तीन नामक जो भूमि थी, फिलिस्तीन नामक जो देश था, उसकी स्थापना नहीं हो पाती है, इजराइल की स्थापना हो जाती है। तो हमास जब शांति की प्रक्रिया सभी समाप्त हो जाती है, विश्व के विभिन्न देश जो अरब देश थे उन्होंने भी हार मान ली, उनको भी 2-3 बार युद्ध में इजराइल द्वारा हरा दिया जाता है। तो ऐसे में फिलिस्तीन लोगों को संरक्षित करने, उनको इकट्ठा करने और उनको उनके मान सम्मान को वापस देने के लिए जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर एक आतंकी संगठन की रचना होती है, मुस्लिम आतंकी संगठन की रचना होती है, उसका नाम है हमास। इस संगठन की जो शाखा है वो कहां से आती है? मिस्र में एक मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखा के रूप में हमास की क्या होती है? स्थापना होती है। यह एक सुन्नी संगठन है। इसका प्रमुख स्थल क्या है? गाजा पट्टी। यह गाजा पट्टी पर मुख्य रूप से क्या है? सक्रिय है। जिहाद का सहारा लेकर फिलिस्तीन की क्या करना चाहता है? स्थापना करना चाहता है। जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2 राज्यों की स्थापना, टू स्टेट सॉल्यूशन जो करा गया था, इजराइल और फिलिस्तीन के अलग अलग देश की जो घोषणा की गई थी, उससे क्या करता है? अस्वीकार करता है। साथ ही इजराइल द्वारा जो भी दावे किए जाते हैं स्थानों को लेकर, उसे भी क्या करता है? अस्वीकार, खारिज करता है। ऐसे ही एक संगठन और है, तो ये तो एक क्या है? आतंकी संगठन है। अधिकतर देश, पश्चिमी देश इसे आतंकी संगठन के रूप में देखते हैं और इसकी गतिविधियां भी क्या हैं? आतंकी हैं। फतेह नामक संगठन का उदय, मैंने बताया था आपको पहले, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ की स्थापना कब होती है? पीएलओ की स्थापना होती है 1964 में। ठीक है, पीएलओ ही अगर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? फिलिस्तीन ही कर रहा है, तो ये पीएलओ ही कर रहा है। फिलिस्तीन अथॉरिटी के रूप में भी जाना जाता है। इसके 1 साल बाद ही, पीएलओ गठन के 1 साल बाद ही इसे एक फतेह नामक राजनीतिक दल के रूप में क्या होती है? कि स्थापना होती है। जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन है उसके राजनीतिक दल के रूप में फतेह की क्या होती है? स्थापना होती है। इसका उद्देश्य क्या है फतेह नामक संगठन का? जो फिलिस्तीन के पास जो क्षेत्र हैं, गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है और अन्य क्षेत्र हैं, वहां उन्हें इजराइल स्वायत्त रूप से शासन करने दे, उनके क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करे, उनके आंतरिक शासन में दखलंदाजी नहीं करे, यह उनकी मांग है। यह संगठन मुख्य रूप से वेस्ट बैंक, जो जॉर्डन के पश्चिमी हिस्सा है, वहां पे क्या है? प्रभाव स्थापित है इसका। जैसे हमास का प्रभाव कहां पर है? गाजा पट्टी पर है। वैसे ही जो फतेह नामक संगठन है या फिलिस्तीन मुक्ति संगठन है, ये एक तरह से उदारवादी संगठन है।
उदारवादी संगठन है, शांति की प्रक्रिया की बहाली चाहता है। और जो टू स्टेट नेशन है, दो राज्यों का समाधान है, उसे भी मानने के लिए क्या है, तैयार है। मतलब इसकी विचारधारा हमास की विचारधारा है, उससे क्या है, विपरीत है। इसी बीच जो यासिर आराफात थे, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेता थे यासिर आराफात, उनकी मृत्यु 2004 में हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जो हमास है, जो आम चुनाव होते हैं उसमें हमास को क्या मिलता है, बहुमत मिल जाता है। हमास गाजा पट्टी से जो फतेह नामक संगठन है उसे अप्रभावित कर देता है, उसे वहां से भगा देता है। ऐसे में जो गाजा पट्टी है वह तो एक तरह से किसके पास रह गई, हमास के पास रह गई। उसका संचालन तो हमास द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक है। और फतेह नामक जो संघराज्य दल है वो मुख्य रूप से फिलिस्तीन मुक्ति संगठन है, वो क्या है, वेस्ट बैंक में ही कार्यरत है। अब इंतिफादा क्या होता है, जो फिलिस्तीन लोग हैं उनके द्वारा बीच बीच में जो विद्रोह किया गया उसे इंतिफादा नाम से जाना जाता है। तो फिलिस्तीन द्वारा किए जाने वाले विद्रोह को इंतिफादा नाम से जाना जाता है। तो दो इंतिफादा हुए थे, पहला 1987 से लेकर 1993 के बीच में हुआ था। ऐसे में क्या हुआ, गाजा पट्टी जो इलाका है वहां हमास सक्रिय है। वहां पर जो यहूदी बस्ती थी, यहूदी धर्म के लोगों की बस्ती थी, उस पर जो फिलिस्तीन के लोग थे, फिलिस्तीन मतलब अरबी लोग थे, फिलिस्तीन मुल्क के लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया, हिंसा का रूप ले लिया था। इस हिंसा की समाप्ति के लिए दो देश आगे आते हैं, एक अमेरिका और एक रूस। उनकी मध्यस्थता से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या होती है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक समझौता होता है, संधि होती है। इस समझौते को ओस्लो शांति समझौते के नाम से जाना जाता है। कब होता है, 1993 में होता है। तो ओस्लो शांति समझौता क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक शांति का समझौता है जो अमेरिका और रूस की मध्यस्थता से होता है। ओस्लो शांति समझौते के तहत क्या, दो राज्य का समाधान वही जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो दो राज्यों के समाधान का प्रस्ताव होता है। यह यासिर आराफात उस समय मौजूद थे और साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन थे, राबिन थे। इन दोनों के बीच होता है। फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों में स्वायत्त शासन करने का अधिकार प्रदान करना होगा, ये इसकी शर्त में था। जो फिलिस्तीन है अब देश के रूप में तो नहीं है, लेकिन इसे वेस्ट बैंक का इलाका और गाजा पट्टी का जो क्षेत्र है उसे वहां पर शासन करने का क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए। लेकिन हमास अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा रहा, उससे यह समझौता मंजूर नहीं हुआ। साथ ही इजराइल ने भी इन दोनों क्षेत्रों पर अपने दावे नहीं छोड़े। और साथ में इसमें एक सहमति और थी कि फिलिस्तीन भी इजराइल को देश के रूप में मान्यता देगा, और साथ ही इजराइल भी जो पीएलओ है उसे, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन है, उसे भी आधिकारिक मान्यता देगा। तो ये दोनों मान्यताएं भी आपस में एक दूसरे को दी जाती हैं। लेकिन जो इजरायली राबिन जो पीएम थे, उनके द्वारा जो शांति समझौता किया गया उससे दक्षिणपंथी इजरायली लोग पार्टी थी, दक्षिणपंथी पार्टी है, वो इजरायली लोग क्या थे, नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का इलाका है वो फिलिस्तीन को दिया जाए। तो ऐसे में राबिन की भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ऐसे में जो शांति प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी वह क्या होती है, एक बार वापस रुकी जाती है। दूसरा इंतिफादा होता है 2000 से लेकर 2005 के बीच में। आतंकी संगठन हमास किसी प्रकार का संघर्ष विराम नहीं चाहता था, वह इस क्षेत्र में शांति की बहाली नहीं चाहता था। शांति की बहाली होने से क्या है, जो फिलिस्तीन की मांग है वह रुक जाती है, तो वह ज्वलंत रहनी चाहिए, ये आशा किसकी है, हमास की है। तो 2000 में फिलिस्तीन के लोगों द्वारा इजराइल की जो बस्तियां हैं उन्हें हिंसा के माध्यम से क्या करा गया, खदेड़ा गया। तो ऐसी जब स्थिति आई तो इजराइल ने जो बॉर्डर है, गाजा पट्टी के पास जो बॉर्डर है वहां पर वायर फेंसिंग किसके द्वारा की गई, इजराइल के द्वारा की गई। इसका भी विरोध हुआ कि जो फिलिस्तीन है उसके लोगों को, उनकी भावनाएं थी, आपस में मिलते जुलते थे, इजराइल में आकर उनको बंद कर दिया गया है। वैश्विक संदर्भ में इसका काफी विरोध भी हुआ था। दोनों पक्षों के बीच में विवाद किन किन बातों को और लेकर है, तो उनके बीच में धार्मिक विवाद भी है।
तीन धर्मों का आस्था केंद्र है यरूशलेम। यरूशलेम, जेरूशलेम भी बोलते हैं। यहाँ पर तीन मुख्य धर्म हैं, यहूदी, ईसाई और मोहम्मदन। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म। आपको हल्का सा बता दूं, सबसे अगर प्राचीन धर्म की बात करते तो कौन सा धर्म है? यहूदी है। इसी धर्म से दूसरा धर्म बनता है, उसका नाम है ईसाई। इसी धर्म से दूसरा धर्म बनता है, उसका नाम क्या है? ईसाई है। और इन्हीं की कड़ी है इस्लाम। मतलब ये तीनों धर्म क्या है? एक ही। अगर इनका प्राचीनतम अध्ययन किया जाए, तीनों धर्म क्या है? एक ही थे। सबसे प्राचीन धर्म यहूदी था। यहूदी के बाद में कौन सा बना? इस्लाम। ईसाई बना। इसके बाद कौन बन गया? इस्लाम बन गया। अगर इनकी जनसंख्या वैश्विक दृष्टिकोण में देखी जाए तो 1.5 करोड़ लोग के सॉरी इतने लोग हैं। लेकिन अगर परसेंटेज के रूप में देखा जाए, अगर परसेंटेज के रूप में देखा जाए वैश्विक दृष्टिकोण में यहूदी धर्म का परसेंटेज कितना है? तो ये 0.2% के आसपास है। ईसाई धर्म के लोगों का परसेंटेज कितना है? विश्व में सबसे ज्यादा कितना परसेंट है? 31% है। और इस्लाम धर्म के लोग कितने हैं? तो 29% विश्व में स्थित हैं। ठीक है। तो इनकी आस्था किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? यरूशलेम, जो जेरूशलेम है, वहां पर इन तीनों ही धर्मों का क्या है? केंद्र बिंदु रहा हुआ है। जो क्या है? इन धर्मों के लोगों के बीच में विवाद का बिंदु है। तो यरूशलेम यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों का आस्था क्या है? केंद्र है। पहले मुस्लिम धर्म की बात करते हैं। मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं पे आए थे। कहां पे आए थे? पैगंबर मोहम्मद साहब हैं जो मक्का से कहा आए थे? मक्का से जेरूशलेम आए थे, यरूशलेम आए थे। और मक्का और मदीना, ये मक्का और मदीना के बाद में तीसरा पवित्र स्थल बताते हैं किसको? यरूशलेम को बताते हैं। यहाँ पर साथ में ही यरूशलेम में एक मस्जिद है, इसको अल अक्सा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अल अक्सा। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? यरूशलेम में है। ठीक है। तो तीसरा पवित्र स्थल के रूप में, मुस्लिम धर्म के रूप में, मुस्लिम धर्म में तीसरा पवित्र स्थल इसे माना जाता है। साथ देखो आपको डोम ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द रॉक दिखाई दे रहा होगा। ये गोल्डन मेहराब नुमा इमारत है। इसके बारे में बताते हैं कि पैगंबर साहब मक्का से कहा आए थे? यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने इस पर पांव रखकर ही कहा गए थे? वो जन्नत में गए थे। उनका घोड़ा यहाँ आकर रुका और इस पर पांव रखकर कहा गए थे? जन्नत में गए थे। इसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। तो यह स्थान इस्लाम धर्म के लिए क्या हो गया? एक तरह से पवित्र स्थान हो जाता है। तो ये तो किसकी बात हो गई? आपके मुस्लिम धर्म की बात हो गई। अगर बात करें तो ये पूरा क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है 35 एकड़ में, कितने एकड़ में फैला हुआ है? 35 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है। इसी को लेकर तीनों धर्म के लोग आपस में झगड़ रहे हैं। इसी का दूसरा रूप देखते हैं। दूसरा धर्म है, अपन बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म में क्या है? ये वेस्टर्न वॉल है, पश्चिमी दीवार। इसे पश्चिमी दीवार, पश्चिमी दीवार। देखो ये तो अपन बात कर ली डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद, ये तो मुस्लिम धर्म के बारे में आ चुका पहले। ठीक है। इस पूरे जो पूरा कैंपस है उसे टेम्पल माउंट और हराम अल शरीफ के नाम से भी जाना जाता है पूरे इलाके को। ठीक है। ये जो अल अक्सा मस्जिद है उसके बाई साइड में वेस्टर्न वॉल है। वेस्टर्न वॉल क्या है? जो ईसाई धर्म है उसका पहला मंदिर और दूसरा मंदिर कहाँ बना था? यरूशलेम में बना था। जिन्हें आगे बीच में जो शासक आए, मुस्लिम शासक आए, उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन एक मंदिर, जो दूसरा मंदिर है, उसकी पश्चिमी दीवार यहाँ पर स्थित है। उसकी पश्चिमी दीवार यहाँ पर स्थित है। इस स्थान को पवित्र पवित्र स्थल से भी पवित्र, पवित्र से भी पवित्र, होली ऑफ होलीज, पवित्र से भी पवित्र स्थल के रूप में ईसाई धर्म में जाना जाता है। ईसाई धर्म में इसे पवित्र से पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। साथ ही जो जेरूशलेम है, यहीं ईसा मसीह की आगे दी गई थी, फांसी दी गई थी और यहीं पर ही उनका दूसरा जन्म हुआ था। ईसाइयों को मानना है कि यहीं पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर वो वापस जीवित हुए थे। साथ में अब अपन चलते हैं यहूदी धर्म की बात। तो यहूदी धर्म में क्या है? यहूदी धर्म के लोग इसी तरह को इसलिए इंपोर्टेंट मानते हैं। यहूदी धर्म के पैगंबर थे इब्राहिम।
इब्राहिम के बेटे इसहाक की कुर्बानी दी नहीं थी। इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए ऊपर से भगवान आए, उन्होंने कहा कि तेरे बेटे क्या देनी है, कुर्बानी देनी है। तो वो कुर्बानी के लिए तैयार हो गया था। जैसे अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा था, एक भेड़ वहां प्रकट हो जाती है और भगवान कहते हैं कि इस भेड़ की ही बलि दे दे। तो ये एक तरह से यहूदी धर्म के लिए भी क्या था, पवित्र स्थल था। और बताते हैं यहीं से ही सबसे पहले विश्व में किसी प्राणी का बनना शुरू हुआ था, ये यहूदी लोग मानते हैं। तो ऐसे में ये क्या है, एक पवित्र स्थल के रूप में ये जगह जानी जा रही है, जो क्या है विवाद का प्रमुख केंद्र है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरी फेंसिंग है। ये पूरी फेंसिंग क्या कहलाती है, 35 एकड़ का इलाका, कितने एकड़ का इलाका है, 35 एकड़ का इलाका है। यहाँ की अगर बात करें सुरक्षा की, तो 1967 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी जॉर्डन के पास है। जॉर्डन की पुलिस यहाँ पर क्या करती है, सुरक्षा करती है। हाल ही में यह क्या हुआ, जो अल-अक्सा मस्जिद है ना, अल-अक्सा मस्जिद, ये क्षेत्र तो किसके अधिकार में है, आधिपत्य में तो किसके है, इजराइल के में है। लेकिन जो समझौते के तहत यहाँ की जो सुरक्षा है वो किसके पास है, जॉर्डन के पास है। यहाँ की जॉर्डन के पुलिसकर्मी यहाँ क्या करते हैं, यहाँ की सुरक्षा करते हैं। हाल ही में जो पुलिस है, पुलिस द्वारा अल-अक्सा मस्जिद में एक कार्रवाई की गई, जिसके तहत जिस पुलिस वाले इस मस्जिद में अंदर घुस जाते हैं, जो क्या है मुस्लिम धर्म के लिए नाग गुजारा हुई। और इसी का क्या हुआ, विवाद हुआ। इस पुलिस द्वारा यहाँ पे जो कार्रवाई की गई, उसे एक तरह से मुस्लिम लोगों द्वारा, हमास द्वारा यह माना गया कि उन्होंने अल-अक्सा मस्जिद पर उनकी कब्जा करने की क्या है, कार्रवाई है। इसके बाद में हमास ने कई बार रॉकेट दागे, किस पर, इजराइल पर दागे। लेकिन इजराइल के पास एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है। आयरन डोम ने सभी मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया था। क्यों विवाद की वजह, हाल ही विवाद, देखो ताजा घटनाक्रम क्या है, विवाद की क्या वजह है। पुलिस जुलूस में, पुलिस तो अल-अक्सा मस्जिद में घुसती है, साथ में जुलूस में यहूदी इजरायली झंडा लेकर यरूशलेम की जो मुस्लिम आबादी है वहां से गुजरते हैं। और कहां चले जाते हैं, अल-अक्सा मस्जिद तक चले जाते हैं। अरब मुसलमान यहूदियों के अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जे करने की और उकसावी कार्रवाई के रूप में से देखते हैं। इससे गुस्सा होकर हमास नामक मुस्लिम आतंकी संगठन ने गाजा पट्टी से इजराइल पर अनेक रॉकेट दागे। लेकिन आयरन डोम क्या है, आयरन डोम एक मिसाइल, आयरन डोम एक क्या है, प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम है। उसने सभी जो रॉकेट थे उन्हें क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। किसी प्रकार की हानि किसको नहीं हुई, इजराइल को नहीं हुई। 2016 में यूनेस्को ने जो अल-अक्सा मस्जिद है उस पर जो यहूदी धर्म के लोगों द्वारा जो दावा किया गया था उसे पूरी तरह क्या कर दिया था, नकार दिया था। जैसे ही यूनेस्को ने यहूदी धर्म के लोगों का दावा किस पर नकार दिया था, अल-अक्सा मस्जिद पर नकार दिया था, उससे यूएसए भी क्या हो गया था, नाराज हो गया था और उसने यूनेस्को की सदस्यता क्या कर दी थी, त्याग दी थी। अरब देशों से संबंध स्थापित होना, युद्ध के दूसरे कारणों में ये भी है कि जो अरब देश हैं उनके साथ धीरे धीरे इजराइल के संबंध मधुर होते जा रहे हैं। इजराइल वर्तमान में सऊदी अरब के साथ भी विभिन्न प्रकार के समझौते कर रहा है। और अब्राहम समझौते के बाद में यूएई हुआ, आपके बहरीन हुआ, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित हो गए हैं, किसके, इजराइल के। ठीक है, साथ ही उन देशों ने इजराइल को क्या दे दी है, मान्यता भी प्रदान कर दी है, जो क्या है हमास के और फिलिस्तीन 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 देश की स्थापना चाहने वाले लोगों के लिए क्या है, सही नहीं था, उनके लिए कष्टकारी था। तो वो भी एक कारण है कि इजराइल का अरब देश है, मुस्लिम देश है, उनके साथ संबंध अगर सामान्य होता है तो कहीं ना कहीं जो फिलिस्तीन नामक नए देश की मांग है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली जाती है। हाल ही 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास द्वारा हमला किया गया उसका मुख्य कारण अल-अक्सा मस्जिद में जो कार्रवाई की बात कर रहे थे वही कारण है। ऐसे इसी कारण से इस ऑपरेशन में जो हमास पर ऑपरेशन किया गया उसे अल-अक्सा ऑपरेशन या अल-अक्सा स्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसे अल-अक्सा स्ट्रॉम नाम दिया है।
इसमें क्या हुआ था, करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए, जिससे 1300 नागरिकों की मृत्यु होगी, हजारों लोग क्या हो गए, घायल हो गए। लगभग 150 से 55 के बीच में नागरिकों को बंधक भी बना लिया गया हमास के द्वारा। इसके बाद में इजराइल प्रचंड रूप में आता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण लिया कि हम हमास को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे, जब तक हमास समाप्त नहीं होगा हम रुकेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि 24 घंटे के अंदर जो गाजा पट्टी है उसका उत्तरी भाग फिलिस्तीनी खाली करके चले जाएं। ठीक है, तो ये लगभग 20 लाख लोगों को चेतावनी दी थी। उसके बाद में उत्तरी गाजा से कुछ अधिकतर लोग खाली कर कहां पलायन कर गए, दक्षिणी गाजा की तरफ पलायन कर गए हैं। जंग जारी है। यह जंग इजराइल और फिलिस्तीन के विभिन्न आर्म्स ग्रुप हैं हमास के, उनके बीच जारी है। इसी बीच जो हिजबुल्लाह नामक संगठन है, एक आतंकी संगठन है जो ईरान की रिवॉल्यूशनरी आर्मी है उसके द्वारा जनित है। उसी के द्वारा हमास और हिजबुल्लाह को क्या दिया जा रहा है, समर्थन भी दिया जा रहा है ईरान के द्वारा, साथ ही उन्हें फंडिंग भी दी जा रही है। हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी संगठन है जो लेबनान के पास सक्रिय है। लेबनान इजराइल के जस्ट नॉर्थ साइड में है। उसके द्वारा भी धीरे धीरे इजराइल पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही विभिन्न मुस्लिम देश धीरे धीरे एकजुट होने के संदेश प्रसारित कर रहे हैं। गाजा में इजरायली हमलों से लगभग 2700 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोग क्या हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। जो घायल हो रहे हैं, मौत हुई है, उसमें 60% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा क्षेत्र में लगभग 4,500 महिलाएं वर्तमान समय में गर्भवती हैं। उनके पास किसी प्रकार की साधन सुविधाएं, अस्पताल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जो एक मान्यता पर क्या है, प्रश्न चिन्ह है। एक गंभीर संकट मानवता पर उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में यूएन के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी करके शांति की बहाली के लिए कहा है। हिजबुल्लाह के बारे में मैंने बता दिया, लेबनान में सक्रिय है, ईरान द्वारा समर्थित है, शिया आतंकी संगठन है जो इजराइल पर हमले स्टार्ट कर चुका है। धीरे धीरे अगर ऐसे ही विभिन्न देशों से हमले शुरू होंगे तो क्या होगा, विश्व युद्ध में परिणित कभी भी ये घटनाक्रम हो सकता है। देखो कैसे लोग घायल हो रहे हैं, साथ ही जो चिकित्सक टीम है वो उनकी सहायता कर रही है। एक नेक्स्ट है आपके ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्या है, इजराइल में जो भारतीय लोग हैं जो वहां धंधे के लिए या अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए गए हुए हैं, उनको भारत में सुरक्षित लाने का जो अभियान है भारत का, उसे ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। जो भी भारतीय इजराइल में रह रहे हैं वो वापस इस अभियान के तहत आ रहे हैं भारत में। इस संघर्ष के क्या परिणाम होंगे, इससे पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व में एक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी। ठीक है, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, शरणार्थियों का संकट बढ़ेगा, मानव अधिकारों क्या होगा, उल्लंघन होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, साथ में महंगाई बढ़ेगी, सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होगी, धार्मिक भेदभाव ज्यादा बढ़ेंगे, आतंकी गतिविधियां ज्यादा बढ़ेंगी, हथियारों का जखीरा ज्यादा उत्पन्न होगा। साथ ही जो अरब कंट्रीज हैं, तेल उत्पादक कंट्रीज हैं, तो वो अगर तेल उत्पादन अगर इस क्षेत्र में लगते हैं, तेल उत्पादन का कम होगा। कम होने से विश्व में तेल उत्पादक तेल की कीमतें हैं, तेल निर्यातकों की द्वारा जो जारी की जाती हैं, वो भी बढ़ने की क्या है, संभावना है, जो महंगाई बढ़ाने में प्रमुख जिम्मेदार होंगी। भारत की क्या स्थिति है इस संपूर्ण युद्ध की अगर बात करी जाए, इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष की बात की जाए तो भारत कहाँ है, तो देखो अगर देखी जाए तो भारत जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग होती है तो भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है। साथ ही वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत का पलड़ा कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। उसका कारण है वर्तमान में इजराइल की एक सुदृढ़ स्थिति है। इजराइल अमेरिका के साथ है। भारत का भी वर्तमान दृष्टिकोण अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ झुका हुआ है।
दूसरी बात यह है, इजराइल एक शांतिपूर्ण देश के रूप में रह रहा है, आतंकी गतिविधियों में सक्रिय नहीं है। भारत हमेशा आतंकवादी क्या रहा है, विरुद्ध में रहा है। साथ ही इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, सैन्य सामान है, वो भारत को इजराइल द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। भारत की जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ जो मरुस्थलीय भूमि है, वैसी ही भूमि इजराइल में है। तो वहाँ की जो कृषि टेक्नोलॉजी है, वह भी भारत में आ रही हैं, जो भारत के लिए खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फिलिस्तीन जो इजराइल है, वह काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है उसका भी दौरा किया था। उस क्षेत्र का दौरा करने वाले जो नरेंद्र मोदी हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी मतदान हुआ, हमेशा किसके पक्ष में, फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया। ठीक है। भारत ने 1992 में पहली बार इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंधों की क्या की थी, शुरुआत की थी। उससे पहले भारत ने पीएलओ को मान्यता दी थी। कब? 1976 में मान्यता दी, और देश के रूप में 1988 में क्या दी थी, मान्यता दी थी। किसको? पीएलओ को। उसके बाद में इजराइल से संबंध बढ़ाए थे भारत ने। कब? जब भारत उदारीकरण की नीति अपनाता है, वैश्वीकरण की नीति अपनाता है, भूमंडलीकरण की नीति अपनाता है। 1992 की जो आर्थिक सुधार होते हैं, उसके बाद में भारत को लगा कि इजराइल से भी संबंध सुधारना क्या है, आवश्यक है। भारत का क्या मत है? भारत का मत है दोनों देशों को हिंसा का त्याग करना चाहिए और शांतिपूर्ण वार्ता करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। वर्तमान में भारत और इजराइल विभिन्न देशों में आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, सैन्य सहयोग कर रहे हैं। वहां की तकनीकी और कृषि प्रौद्योगिकी कहाँ आ रही है? भारत में आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है, फिलिस्तीन देश नहीं है, फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है उसका क्या किया था, दौरा किया था। उसका दौरा करने वाले भारत के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे। वैश्विक दृष्टिकोण क्या है? यूएसए के राष्ट्रपति हैं, बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ये आपके महमूद अब्बास हैं, जो फिलिस्तीन अथॉरिटी उसके वर्तमान में प्रमुख हैं। जो महमूद अब्बास है, उन्होंने कहा है कि हमास है वो हमारा नेतृत्व नहीं करता है, हमास फिलिस्तीनियों का नेतृत्व नहीं करता है, एक आतंकी संगठन है। उसके द्वारा की गई कार्रवाई की हम क्या करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन उसके द्वारा की गई कार्रवाई के लिए जो आम फिलिस्तीनी हैं, उन्हें दोषी न ठहराया जाए। ये किसकी बात, एक बात कौन कर रहा है? जो महमूद अब्बास कर रहे हैं, फिलिस्तीन के जो अथॉरिटी उसके प्रमुख हैं। ठीक है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल इजराइल अपना बदला जरूर ले, लेकिन गाजा पट्टी है उस पर कब्जा करने की नहीं सोचे। यह धमकी किसने दी है? यूएसए ने दी है। जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनका प्रण है कि जब तक बेंजामिन नेतन्याहू का प्रण है कि जब तक हमास को पूरी तरह समाप्त नहीं कर दिया जाएगा, अब की बार हमें नहीं रुकेंगे। ऐसी स्थिति में यह एक गंभीर वैश्विक संकट उत्पन्न हो गया है। भारत की इसमें एक मजबूत स्थिति है। भारत को ऐसे में आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत ने हमेशा ही, जब भी ये संकट उत्पन्न हुआ है, तो भारत ने निष्पक्ष, बिना किसी धर्म और भेदभाव के इसका समाधान निकाला है, अपना मत दिया है, बिना वैश्विक दबाव के इसमें अपनी भूमिका निर्वहन की है। दोनों देश भारत की भूमिका को सराहते हैं। ऐसे में भारत बड़े देश के नाते इस घटनाक्रम को, भारत को आगे आना चाहिए और साथ ही इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर यह संघर्ष लंबे समय तक चलता है और अरब कंट्रीज के लोग इस संघर्ष में कूद जाते हैं, विरोध में आते हैं, इजराइल के विरोध में आते हैं, तो धीरे धीरे कुछ समय में ही यह विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। ऐसे में समय रहते हुए देश के सभी देशों को आगे आकर शांति प्रक्रिया को बहाल करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।